नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ गए हैं वैभव सिंह जी और उनके साथ हम दीनदारों के अफेयर्स कुछ डिस्कस करेंगे। तो स्वागत कर रहा हूँ वैभव जी का और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन अवश्य दबाएं। वैभव जी, उम्मत या उम्मा तो एक है। इसी बिना पे भारत का विभाजन हुआ था, आपको भी पता है। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि अफगानिस्तान वाले जो हैं वो तो पूरा साजो सामान लेके चढ़े हुए हैं पाकिस्तान वालों पे। और ये तो दो बड़े दीनदार जो कंट्रीज हैं वो हैं। फिर उनके बलोच भाई भी थोड़ा बहुत उनके साथ मिलके हजामत हजामत बना देते हैं बीच बीच में कई बार। तो साहब ये जो उम्मत जो है ये टूट कैसे जाती है? हमारे अबुल कलाम आज़ाद साहब ने कहा था कि अगर किसी तुर्क के पैर में कांटा चुभे तो उसका दर्द यहाँ हिंद के मुसलमान को होना चाहिए। यहाँ किसी को दर्द ही नहीं हो रहा है, एक दूसरे की गर्दनें काट रहे हैं। देखिए, दर्द होने की जहां तक बात है, आप मुझे ये बताएं कि ये उम्मत अगर हकीकत है तो फिर जो चारों खलीफा थे उनको किसने मारा, जो राइटली गाइडेड प्रॉफिट थे। ठीक है, तो फिर इसकी बात हो जाए, पहले फिर वहां से शुरू करना पड़ेगा। फिर हमको यहाँ पे तो हम बहुत बाद में आएंगे। तो खलीफाओं को किसने मारा, फिर हसन और हुसैन को किसने मारा, और इमाम खमेनी ने भाई जो किताब लिखी और जिसमें आयशा के बारे में, हम तो कुछ नहीं कहते, हमारे लिए तो बहुत मोहतरम है, काबिल एहतराम है। ठीक है, हम तो सभी, बिल्कुल। हम तो और हर महिला की इज्जत करते हैं। अगर कोई कुछ लेकिन कह दे तो सर तन से जुदा भी हो जाता है यहाँ तो। हाँ, यहाँ पे वो भी हो जाता है। लेकिन इमाम खमेनी ने जो किताब लिखी और उस किताब में आयशा को मतलब जिन जिन लक़बात से नवाजा गया और जिन जिन खुदाई मखलूकों से उनको तशबीह दी गई, ठीक है, और कंपेयर किया गया, तो भाई वो हमने तो नहीं किया, तो इमाम खमेनी ने किया। तो फिर वहां पे भी उम्मत, मैं तो वही कहता हूँ ना कि यहाँ पे जिन शियाओं के दिलों से जो है खून रिस रहा है ईरान के साथ जाती देख करके, जिन सुन्नी मुसलमानों के, जरा वो बताएं तो सही। अब मैं एक प्रोग्राम में था एक टेलीविजन के ऊपर, तो जब ये ईरान और इसराइल की जब लड़ाई चल रही थी, तो वहाँ गेस्ट रूम में कुछ सुन्नी मौलवी बैठे हुए थे। तो हम वहां पहुंचे, तो आपको पता ही गेस्ट रूम में तो कंफर्टेबल रहते हैं ये। तो वहां गेस्ट रूम में इनसे पूछा, मैंने कहा आप कहाँ से, आप कब से ईरान को सपोर्ट करने लग गए और आपका ईरान से क्या लेना देना हो गया? तो बोले यार भाई, आपने तो इतने पेट्रोल डॉलर्स खाए हैं, दशकों तक खाए हैं ईरान को गाली देने के लिए और इनको सपोर्ट करने के लिए, सऊदियों को। उन्होंने कहा कि जी देखिए, मसला कुछ ऐसा है कि बहुत नाजुक सूरत हाल है और इसमें जो है हमको जो है एक महज़ब मुआशरा होने के नाते और दीन दार इंसान होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम इंसानियत के साथ खड़े हो। तो आपको पता है ना जहाँ इंसानियत। तो इंसान तो मेरे ख्याल से तो काफिर तो इंसान होते ही नहीं, वो तो कीड़े मकोड़े होते हैं। वो क्या है बिल्कुल 98.6। बिल्कुल। तो वही मैंने तो जब सुना तो मैंने कहा ये तुझे कितनी बड़ी इनकी निंजा टेक्निक है कि जहां पे ये जरा सा भी इनको फंसते हैं ये, तो वहां पे ये दीन को और सबको पीछे करके इंसानियत ले आते हैं। अब हमेशा देखा, कुछ भी मसला हो, फिलिस्तीन का मसला हो, ईरान का मसला हो, कहीं का भी मसला हो, जहां मुसलमानों की बात होगी ना, वहां पे ये इंसानियत ले आएंगे कि ये मसला इस्लाम का नहीं है, ये मुसलमानों का नहीं है, ये मसला जो है इंसानियत का मसला है। और जो जहां काफिर मर रहे होंगे, जहां पे ये जुल्म कर रहे होंगे, जहां मुसलमान जुल्म कर रहे होंगे, तो कह रहे कि नहीं, वो तो उस रियासत का मसला है, उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। वो रियासत, वो पाकिस्तान की रियासत जुल्म कर रही है, तो पाकिस्तान की रियासत के साथ हिंदुस्तान की रियासत डील करे। ठीक है भाई, हिंदुस्तान की रियासत को किसने रोका है, मोदी जी को किसने रोका है? तो वहां पे हिंदुस्तान की रियासत की जिम्मेदारी होती है। और जहां मुसलमान मर रहे होंगे या मुसलमानों के साथ जंग चल रही होगी, वो इंसानियत का मसला हो जाएगा और वो उसकी जिम्मेदारी खुद अपने हाथ में ले लेंगे, क्योंकि इंसानियत के लंबरदार तो ये हैं। तो
ये इनकी एक ऐसी टेक्निक है जिस टेक्निक को मोर और लेस अब लोग समझ गए। मतलब जब आप इनकी ये मुनाफिकत देखते हैं, दोगलापन देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि ये और जयपुर डायलॉग ऐसे करता है इस तरह के कार्यक्रम। तो और एक अवेयरनेस बढ़ी है पिछले 5-6 साल में, 7 साल में, कि लोग अब पीपल कैन सी थ्रू देम। अब लोग देख लेते हैं कि ये कितने बड़े 2 नंबर आदमी है और ये इनकी जो आइडियोलॉजीज हैं वो कितनी 2 नंबर है। तो उम्मत जैसी कोई चीज कभी रही नहीं। खलीफाओं से लेकर के खमेनेई तक आप देख लीजिए, कभी कोई उम्मत नहीं रही। जो अगर कोई उम्मत है, अगर है, तो वो उम्मत शियाओं की उम्मत है। सुन्नियों की तो बिल्कुल भी नहीं है। शियाओं की उम्मत ये है कि शियाओं के पास एक यूनिफाइड कमांड है खमेनेई की, और जो जो शिया हैं दुनिया भर में वो उसकी सुनते हैं, अपार्ट फ्रॉम दो शियास जो कि नॉन रिलीजियस बैकग्राउंड के हैं या वो रिलीजन को मतलब अब मानते नहीं है, फॉलो नहीं करते हैं, उनको आप एक्सेप्शन हटा दीजिए। बट जो प्रैक्टिसिंग शिया मुस्लिम है, उनकी उम्मत है कि उनका एक खamenei कुछ कहेगा तो उसके लिए वो कर देंगे। अगर आज खamenei वहां तेहरान में बैठ के ऐलान कर दे कि मुझे हिंदुस्तान से जो है 1 करोड़ शिया अहले तशय्युद जो है, अली को मानने वाले, अली के नाम पे लब्बैक कहने वाले मुसलमान चाहिए, तो यहाँ से लब्बैक कह के तैरते हुए पहुंच जाएंगे ईरान, लेकिन जाएंगे जरूर। ठीक है, अगर कोई वोट ना मिले तो और ये चीज मैंने देखी है यहाँ पे। तो अब आप ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला किस मोड़ पे है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार पिछले हफ्ते भर में 3 बड़े-बड़े अटैक हो गए। एक खड्डी में हो गया, आपके जो इनका वो मीरन शाह जो इनके एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उसके पास में, एक वो गुलाम खान में हो गया जो कि इनका बॉर्डर क्रॉसिंग है, और एक लक्की मारवात में हो गया। 3 तो बड़े-बड़े कांड यहीं हो गए। और इसके अलावा जो ऊपर जितनी भी एजेंसीज़ हैं, आप खुर्रम एजेंसी से लेके, खुर्रम एजेंसी में तो जाते ही नहीं सुना पाकिस्तानी। वही हाल खैबर एजेंसी का, मोहम्मद एजेंसी का, बजौर एजेंसी का, सबका वही हाल है। तो देखिए ये उम्मते पाकिस्तान जो है, क्या 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 कहें इसको, ये किसकी उम्मत है? उम्मते उम्मते आसिम मुनीर। तो ये जो उम्मते आसिम मुनीर है, इसमें तो बहुत सारे क्रैक्स आ गए हैं। पश्तून तो अपने आप को उम्मत में मान ही नहीं रहे, ना बलोच मान रहे। देखिए संजय जी, बात क्या है कि पाकिस्तान, ये जो आपने बाजौड़ की इसकी मोमन की और इन जगहों की बात की, देखिए ये तो इनके हाथ से दिसंबर से निकल चुके हैं। बाजौड़ में और मोहम्मद में और इन जगहों पे। एक सेकंड जरा होल्ड कीजिएगा। अच्छा चल, हाँ तो जी देखिए वैभव जी। तो ये बाजौड़ और मोहम्मद और ये सब जो एरियाज है ना, ये तो उनके यहाँ से जा चुके थे। और दिसंबर से ही, मतलब जो हाफिज गुल बहादुर ग्रुप है वहां पे तालिबान का, जिनके पास खुद के कुछ 2,500 से 3,000 फाइटर हैं जो कि ट्रेंड हैं। और हाफिज गुल बहादुर ग्रुप पाकिस्तान के अंदर बेस्ड एक ग्रुप था, जो कि जब अफगान तालिबान जब अफगानिस्तान से छोड़ करके भाग रहे थे, जब अमेरिका ने जब वो वॉर ऑन टेरर शुरू करी और जब उन्होंने इन्वेड किया अफगानिस्तान को और बॉम्बिंग शुरू की काबुल के ऊपर, कंधार के ऊपर, बाकी इलाकों में, तो अफगान तालिबान वहां से निकल के भागे। तो आपको अगर याद होगा तो अफगान तालिबान के ऊपर जो सबसे बड़ा एहसान किसी ने किया था, तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने किया था, क्योंकि टीटीपी ने इनको अपने यहाँ पे शरण दी थी पाकिस्तान के अंदर। और जो नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, जो फाटा का जो इलाका है पूरा, वहां पे ये आकर के बसे थे और आकर के इनके इलाकों में रहे थे। तो जब अटैक, बिकॉज ये तो खुद तो भाग रहे थे, तो जो अमेरिकन फोर्सेस थी उनके ऊपर जब अटैक करने की, काउंटर अटैक करने की जब बात आई, तो अफगान तालिबान के पास स्ट्रेंथ नहीं थी उनके ऊपर अटैक करने की, क्योंकि वो अपना सब कुछ छोड़ करके भाग भाग रहे थे और बिल्कुल एक तरीके से रेफ्यूजी बने हुए थे। तो जो पहले सी जो जो फर्स्ट सीरीज ऑफ अ डजन बॉम्बिंग हुई, जो पहले 1 दर्जन जो सुसाइड बॉम्बिंग्स हुई अमेरिकन फोर्सेस के ऊपर, वो सारी की सारी सुसाइड बॉम्बिंग्स जो है वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने की थी यूएस फोर्सेस के ऊपर। तो ये उन्होंने अपने, मतलब कहते हैं ना, जाने दी है अफगान तालिबान के लिए। उन्होंने अपना सब कुछ सेक्रीफाइस किया है उनके लिए।
तो ये वो एहसान है जो अफगान तालिबान कभी भी टीटीपी का जो है वो अपने ऊपर वो भूल नहीं सकते हैं। और अगर वो भूल जाते हैं, या जो पाकिस्तान कहता है कि आप इनको हमें हैंडओवर करें, या आप इनको अपने यहाँ पे कंदहार में या काबुल में आप अपने यहाँ जगह मत दें, इनको निकालें अपने यहाँ से, तो अगर वो ये काम करते हैं तो जो पश्तून है टीटीपी के, वो उनको क्या बोलेंगे? या जो इवन अफगानिस्तान का जो पश्तून है, वो अफगान तालिबान को क्या बोलेगा? एक पठान के लिए वहां पे जो पश्तो बोलता है, उसके लिए सबसे कहते हैं ना कि बेइज्जती की बात है, वो ये है कि उसको कोई बेगैरत बोले, तो उसको वो बेगैरत बोलेंगे कि ये बेगैरत लोग हैं, इनके लिए हमने जानें दी हैं, ये बेगैरत लोग हैं, इनके लिए हमने इतना सब कुछ किया, अपने यहाँ पे रखा, इनको अपने यहाँ खाना खिलाया, इनको छत दी, और ये हमको अपने यहाँ से निकाल रहे हैं जब हमारे खिलाफ, जब पाकिस्तान की रियासत जो है वो कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है। तो ये जो पूरे इलाके हैं ना, ये जब से अफगान तालिबान की गवर्नमेंट आई है, तब से इनको बेस मिल गया, टीटीपी वालों को अफगानिस्तान के अंदर, वहां से सपोर्ट मिल गया फाइनेंशियल, जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन जो अमेरिका छोड़ गया, वो सारा इन्होंने खरीदा और बहुत सारा लिया, और लेकर के जब ये चढ़े वहां पे, तो जो हाफिज गुल बहादुर ग्रुप टाइप लोग जो थे, जो कि ऑलरेडी बहुत बड़ी माइट थे वजीरिस्तान के इलाके में, उन्होंने जो है वो बैत कर ली टीटीपी के अमीर के हाथ में, नूर वली महसूद के। और जब से वो ज्वाइन कर लिए, तो जो छोटे छोटे जो स्प्रिंटर ग्रुप्स थे, या जो छोटे छोटे वॉरलॉर्ड थे, वो सारे जो है वो ऑलरेडी हाफिज गुल बहादुर के हाथ में उन्होंने बैत कर ली थी। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो वो पूरा का पूरा जो इलाका है ना, वो पूरा इलाका ही इनके हाथ में नहीं है, वो जा चुका है। और पारा चिनार देख लीजिए, आप लोअर दीर देख लीजिए, अपर दीर भी देख लीजिए, आप बताइए पाकिस्तान के बॉर्डर तक, डेरा इस्माइल खान, वहां तक आप चले जाइए, रात के 6 बजे के बाद गश्त वहां पे टीटीपी लगाती है, पंजाब के बॉर्डर पे। करेक्ट 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 अब करेक्ट। और ये जो आपके बड़े बड़े जगह हैं, ये आपका बन्नू है, ये टांक हाँ है, हाँ, कोहाट है। सब जगह वही कंट्रोल कर रहे हैं। और और टांक में तो ये हाल है कि टांक में तो दिन में गश्त कर रहे हैं, वो दिन में पुलिस का नहीं चल रही टांक में। तो और वो खुद वीडियो सोशल मीडिया पे डालते हैं। अच्छा, नूर वली महसूद का अभी वो फतवा आया था, उन्होंने कहा था कि जितने भी टीटीपी के फाइटर्स हैं, उन्होंने सबको कहा था कि आप लोग अपना मोबाइल फोन जो है वो छोड़ दीजिए, कोई भी अपना मोबाइल फोन नहीं कैरी करेगा। और उन सब के पास में एक फोन जो है वो नूर वली महसूद ने पहुंचवाया कि आपका जितने भी ग्रुप है, अगर 6 लोगों का ग्रुप है या 10 लोगों का ग्रुप है, तो उनमें एक फोन होना चाहिए, इसमें सिम कार्ड नहीं होगा, वो सिर्फ वीडियो बनाने के लिए यूज होंगे, या ओह कोई। ओके। हाँ, और जब ओके। वो वीडियो बन जाएंगे, तो वो वीडियो जो फोन जो है वो पहुंचाया जाएगा एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, वहां से वो डेटा ट्रांसफर होगा, फिर वो डेटा ले करके अपने लैपटॉप में या किसी भी एक चीज में फिर वो जाएंगे जहां भी उनका बेस होगा, और वहां से फिर वो चीज अपलोड होंगी। तो आप बेसिकली सिम कार्ड के साथ, इन चीजों के साथ आप फोन नहीं यूज कर सकते। ये नूर वली महसूद का मतलब ऑर्डर आया था, और उसके बाद से अचानक से इन्होंने बंद कर दिया। वरना आप देख रहे थे जिस तरह की वीडियोस आती थी, वो डेली की वीडियोस थी, मतलब कि वो हर जगह पे दिन में कहीं पे बैठे हुए, पुलिस स्टेशन में घुस के बैठे हुए, पुलिस बाहर खड़ी है, तालिबान अंदर बैठा हुआ है। सो इसी तरीके की जो है वीडियोस हमने वहां पे देखी थी। और तो ये जो जो अपने हैं हाफिज साहब आसिम मुनीर, वो कह रहे थे कि ये 1000-2000 बलोच, ये 1000-2000 टीटीपी वाले, ये हमको जो है ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, इनकी औकात क्या है। तो भाई, अगर आपकी इतनी माइट है, आपकी इतनी औकात है, तो आप अपने पुलिस स्टेशन ही खाली करा लीजिए। आप जो जो पोस्टें छोड़ के भागे हुए हैं, बाजौड़ में, बन्नू में, पाराचिनार में, लोअर दीर में, अपर दीर में, टांग में, आप ये सब खाली करा लीजिए ना। किसने रोका है आपको? आप तो वहां से अपनी अपनी पोस्टें छोड़ के भाग रहे हैं। कह रहे हैं, जी ये स्ट्रैटेजी है। अच्छा, ये ना एक वो फॉर्मर सीआईए ऑफिसर था, जॉन किरियाकू। तो जॉन किरियाको का ना इन्होंने इंटरव्यू किया है पाकिस्तानियों ने। ये वहां पे काउंटर टेररिज्म का हेड था जॉन किरियाको, पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में। तो उसको लेके आए, कहे कि देखिए ये जो स्ट्रैटेजी है पाकिस्तान की ना, ये हमारे साथ भी हमने किया था, क्योंकि हमने इनसे कहा था कि आप जो जो बॉर्डर एरियाज हैं, कि हमने और पाकिस्तान में मिलकर स्ट्रेटेजी बनाई थी कि जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं, ये सारे बॉर्डर एरियाज हम खाली करते हैं। ठीक है, कहते हैं हम इन सबको खाली कर दे, कि जैसे ही हम खाली करवाएंगे, तो ये अफगानिस्तान से और बाकी जगहों से ये आकर के यहाँ पे बसेंगे, जो तालिबान वाले हैं, क्योंकि इनको स्पेस मिलेगी यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर। और जब ये आके यहाँ पे बस जाएंगे, तब हम जाकर इनको सबको एक साथ पकड़ लेंगे। तो अच्छा। ये कह रहे कि हम पकड़
तो वही सेम स्ट्रैटेजी ये कह कौन रहे हैं किसको पकड़ रहा है वो आज भी दिख रहा है। तो तो ये अब उसको लेके आए हैं कि मतलब कि ये वो स्ट्रैटेजी है और हम तो खाली कर रहे हैं सारे इलाके ताकि ये आकर के यहाँ पे बसे और फिर हम इनको सबको जाकर के एक साथ पकड़ लेंगे और पकड़ करके और फिर या तो इनको पकड़ लेगा एक साथ बॉम्बिंग करके मार देंगे। लेकिन आप एक चीज देखें जो सबसे वरीइंग साइन है संजय जी, टीटीपी आ रही है तो लोग तालियां बजा रहे हैं, सीटियां बजा रहे हैं, लोग मतलब चीयर कर रहे हैं, बच्चे चीयर कर रहे हैं टीटीपी फाइटर्स को देख करके। जब अभी जब इन्होंने बलोचों ने जब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वहां पे पूरा टेक ओवर कर लिया बलोचिस्तान में, तो आपने देखा कि वहां पे जो लोग थे वो मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में मस्तूंग की बात करें। हाँ मस्तुंग में। तो यहाँ पे वहां पे जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो था उसके ऑफिस में जब ये घुस रहे थे, जो पब्लिक थी या जो वहां पे जो पुलिस पुलिस वाले तो चले गए छोड़ करके अपने हथियार डाल करके, और जो पब्लिक थी पब्लिक वीडियो बना रही है, चीयर कर रही है। सो बेसिकली क्या है कि बलूचिस्तान की जो जनता है और जो खैबर पख्तूनख्वा की जनता है वो इनके साथ में खड़ी है, वो इनको सपोर्ट कर रही है। पाकिस्तान के लिए जो सबसे ये कहते हैं ना उम्मत है, तो उम्मत तो फिर वही हाफिज अभी कल पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो चेयरमैन है उसका कल का स्टेटमेंट आया है, जो 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 डिसअपियरेंसेस के खिलाफ एक प्रोटेस्ट हो रहा था वहां पे। पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन है, वो कह रहा है, कहता है कि भाई हाफिज सईद को मतलब हाफिज सईद कह रहा हूँ, खाली हाफिज सईद में इसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन ये हाफिज आसिम मुनीर है। तो हाफिज आसिम मुनीर को जो है उसने बोला क्या है कि तुम जालिम हो, तुम डाकू हो। ये मैं तो नहीं कह रहा, ये तो पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन कह रहा है, कह कि तुम जालिम हो, तुम कमीने लोग हो। ये उसका वर्ड यूज किया, मैं नहीं कह रहा, कोट एंड कोट बता रहा है, तुम कमीने लोग। कहते हैं कि तुम कानून को नहीं मानते तो हम क्यों कानून को मानेंगे, क्या तुम लोगों को डिसअपियर करते हो, तुम आईन को नहीं मानते, तुम कानून को नहीं मानते। तो कहे जिस दिन आवाम ने ये फैसला कर लिया कि अब आवाम को भी कानून नहीं मानना, तो आवाम तुम्हारी वर्दियां फाड़ेगी यहाँ सड़कों के ऊपर और तुमको पकड़ के घसीट के मारेगी जिस तरह से तुम मारते हो। सो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि आप सोचिए कि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा से लेकर के सिंध में एक कहते थे रिलेटिवली पीस था, जो ये भुट्टो फैमिली ने और स्पेशली जो जरदारी ने जो पाकिस्तान खप्पे का नारा दिया, पाकिस्तान ना खप्पे के खिलाफ जो सिंधी नेशनलिस्ट का नारा था, तो वो देखिए अब वो भी दफन होता जा रहा है बिकॉज और जरदारी की पॉलिटिक्स खत्म है। अब जरदारी की कोई बहुत ज्यादा लोकस स्टैंडर्ड रह नहीं गई। तो और स्पेशली ये जो इन्होंने जो नहरों का जो प्रोजेक्ट लेके आए कि भाई हम सिंधु नदी का जो है पानी चोलिस्तान के डेजर्ट में लेके जाएंगे, तो उसके बाद कितना गाली गलौज भी आपने देखा। जो फौजें जो फोर्सेस जो इन्होंने बॉर्डर पे डिप्लॉय की थी, जब वो वापस लौट रही थी सिंध में, जो आगे वाले लौट रहे थे, तो जो सिंध की जनता थी उनको सड़कों पर रोक करके कैसे गालियां दे रही थी और कह रहे थे हम तुम्हारे लिए जंग जीत के आए हाँ हैं। तो हाँ हाँ हाँ। वो कह रहा था कि तुम हमारे दुश्मन हो, तुम हमारे लिए कोई जंग जीत के नहीं आ रहे हो। और उन्होंने माँ बहन की गालियां दे रहे थे उनको। सो ये एक पाकिस्तान के लिए जो सबसे ज्यादा वरिंग साइन है ना, वो ये है कि चारों तरफ से वो, और जो पाकिस्तानी पंजाब के अंदर जो इकलौता लीडर था, जो इनका अपना लीडर था, जो पॉपुलर था थोड़ा बहुत, इमरान खान, उसको इन्होंने जेल में डाला, उसको इन्होंने बाहर निकालना नहीं है बिकॉज कब्र एक है और बॉडी दो है। तो या तो उसमें आसिम मुनीर को भी पता है, या तो मेरी बॉडी जाएगी या खान की बॉडी जाएगी। तो वो अपनी बॉडी तो लेके जाएगा नहीं, उसके लिए वो फील्ड मार्शल लगा है वो, कि कैसे करके जान बचे। तो इंडिया में भी लोगों को ना थोड़ा सा ये गलतफहमी है कि वो फील्ड मार्शल इंडिया को दिखाने के लिए हमारे लिए बना नहीं। वो फील्ड मार्शल बनाए क्योंकि अगर कल को खान निकल भी आए बाहर गलती से, क्योंकि मार तो उसको हम सकते नहीं। तो अगर खान बाहर आ गया तो कम से कम मुझे ना उस कब्र में डाल पाए, उस चक्कर में फील्ड मार्शल बनाया। क्योंकि आप फील्ड मार्शल को तो आप ट्राई करके आप फांसी की सजा नहीं दे सकते ना। ऐसा क्या कोई मनाही थोड़ी है। देखिए पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, हिटलर ने लेकिन तो अपने कितने सारे फील्ड मार्शल्स मरवा डाले। नहीं, एक चीज है कि पाकिस्तान में जब मुशर्रफ को भी जब फांसी की सजा हुई थी, आर्टिकल 6 लगा था उसके ऊपर पाकिस्तानी वो जो पाकिस्तानी जो पीनल कोड है उसका। तो जो उस समय डीजीआईएसपी था आसिफ गफूर, तो आसिफ गफूर ने ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी ना कि वो हमारे चीफ रहे एंड ही इज सन ऑफ द सॉइल, ही हैज शेड ब्लड फॉर द कंट्री एंड देयर इज नो वे दैट
the Pakistani armed forces are going to accept this verdict, we reject this verdict. और फिर उन्होंने उसका जो डिसीजन था, वो जो जज जिसने ये फैसला दिया था वो मिस्टीरियस कंडीशंस में मर गया, और जो ये था अपना जो परवेज मुशर्रफ जो है वो ही लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। फिर वो तो फिर अपनी नेचुरल मौत मरा वो। नेचुरल डेथ गया था, हाँ नेचुरल। मतलब बट उसको फांसी तो नहीं होने दी उन्होंने। तो ये चीज है कि भाई आपकी फौज का इकलौता फील्ड मार्शल है, तो उसको नहीं वो होने देंगे, तो वो अपने आप को बेसिकली सिक्योर कर रहा है। आर्मी चीफ को तो, क्योंकि इसका प्रेसिडेंस है कि आर्मी चीफ को फांसी की सजा हो चुकी है, पिछली बार एग्जीक्यूट नहीं हुई थी, हो सकता है इस बार एग्जीक्यूट हो जाए, तो इसने डबल इंश्योरेंस के चक्कर में कहा फील्ड मार्शल लग जाओ। आर्मी चीफ के तौर पे हो सकता है शायद टांग ही दें, लेकिन फील्ड मार्शल बन जाएंगे तो शायद नहीं टांगेंगे। वैसे जो डूरन लाइन का आज का लीगल स्टेटस क्या है? वैसे तो मुझे पता है कि साहब अफगानिस्तान में किसी ने आज तक डूरन लाइन को रिकॉग्नाइज नहीं किया 1947 के बाद। इनफैक्ट 1947 के तुरंत बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को ही नहीं रिकॉग्नाइज किया था। दे वर द लास्ट टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान। आज क्या स्टेटस है डूरन लाइन का? क्योंकि डूरन लाइन आई थिंक 1891 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, पहले तो शायद देखिए डूरन लाइन आज भी नॉन रिकॉग्नाइज्ड है अफगानिस्तान की तरफ से। तो लीगल स्टेटस यही है कि एक पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है, एक नहीं करती है, यही उसका लीगल स्टेटस है। और अगर एक पार्टी एक्सेप्ट करती है, एक नहीं करती, इसका मतलब है कि वो डिस्प्यूटेड है। तो इसलिए आप देखिए कि जब भी ये वहां पे बाड़ लगाते हैं, इन्होंने फेंसिंग कराई, और ये फेंसिंग का प्रोजेक्ट रहील शरीफ ने शुरू कराया था जब वो आर्मी चीफ था। और इनका मानना यह था जैसे इंडिया ने एलओसी के ऊपर फेंसिंग कर दी है, वैसे ही हम भी अफगानिस्तान के साथ फेंसिंग कर देंगे, तो हमारा ये जो इशू है ये खत्म हो जाएगा। हुआ क्या कि वो इन्होंने फेंसिंग शुरू करी, तब की जो गवर्नमेंट थी अशरफ गनी की, उसने भी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, वो भी रजिस्ट किया उन्होंने। लेकिन वो चूंकि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, थोड़ी सिविलाइज्ड गवर्नमेंट थी, तो वो उस लेवल पे जाते नहीं थे। वो जो फेंसिंग का काम कुछ बाकी रह गया था, तो ये जब अफगान तालिबान आए, तो जब ये फेंसिंग का काम कर रहे थे वहां पे एक इलाके में, तो मुझे अच्छी तरीके से याद है कि फायरिंग शुरू हो गई, बिकॉज बॉर्डर कंट्रोल अफगान तालिबान के हाथ में आ गया। तो वहां पे जहां पे अफगान आर्मी बैठा करती थी, वहां पे अफगान तालिबान कमांडर्स पहुंच गए, वहां पे वो कमांड करने लग गए, वो बैठने लग गए। तो अब वहां पे अफगान आर्मी थी वो भी थी, और अफगान तालिबान भी थे, दोनों थे। तो जो कमांडर था, उसने अफगान तालिबान के कुछ सोल्जर्स को कहा कि जब फायरिंग चल रही थी तो आर्टिलरी फायर शुरू हो गया, तो इसने भी कहा कि तुम भी फायर करो। तो जो अफगान तालिबान के जो फाइटर्स थे, उन्होंने जब फायरिंग शुरू करी, तो वो जितने सिविलियन एरियाज थे वहां के पाकिस्तान की बॉर्डर के साइड में, वहां पे सारे शेल्स जाके गिरने लग गए, सिविलियन कैजुअलिटी शुरू हो गई वहां पे। तो जब वहां का जो ब्रिगेडियर साहब जो वहां पे कमांड कर रहे थे, उन्होंने जो है फोन करके वहां पे सीज फायर करवाया, फिर वहां पे मिलने गए, उनके साथ मीटिंग करने गए, तालिबान का जो कमांडर था लोकल वहां का, कहे कि यार सब कुछ ठीक है, मुझे ये बताओ कि तुम लोग सिविलियन एरियाज में क्यों फायर करोगे? यार इंटरनेशनल मिलिट्री का जो लॉ है, आप आर्टिलरी शेल्स जो है ना, आप सिविलियन एरियाज में नहीं टारगेट करते, आप मिलिट्री टारगेट्स में आप टारगेट करते हैं। आप लगातार आके आपके 100% आपके शेल्स जो है सिविलियन एरियाज में गिरे। तो वो अफगान तालिबान वाला कहता है वो हमारा लड़का लोग अभी ट्रेनिंग नहीं है ना, इसका कभी चलाया नहीं था, तो इसको पता नहीं है कि कैसे फायर होता है। मतलब आप सोचिए कि उनको ये नहीं पता था कि हम ये फायर कर रहे हैं, ये जा किधर रहा है, बिकॉज उन्होंने कभी, अब आर्टिलरी गन्स तो कभी ऑपरेट नहीं की थी, उन्होंने एक ही गन ऑपरेट की थी, वो AK-47 है। और मिसाइल्स के नाम पे उन्होंने बस वो रॉकेट लॉन्चर्स और यही सारे उन्होंने चलाए हुए थे, उन्होंने कभी आर्टिलरी गन्स ऑपरेट ही नहीं करी थी। तो जो 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 भी वो ऑपरेट कर रहे थे, उनको पता नहीं था कि हम सब ये प्लेटफॉर्म्स कैसे ऑपरेट होते हैं। तो ये पाकिस्तान को उसको बात समझ में आया कि क्योंकि जब ये जाहिल आकर के बैठ गए हैं ये बॉर्डर्स के ऊपर, तो ये हल्के हाथ में है क्या, इनको पता ही नहीं है ये कौन सी मिसाइल चलाएंगे, कौन से आर्टिलरी गन्स फायर करेंगे, कहाँ करेंगे, इनको कुछ भी नहीं पता है। तो उसके बाद उन्होंने काम को बहुत स्लो किया, और उन्होंने बहुत नेगोशिएट किया, बहुत पैसे वैसे भी ऑफर किए। तो लेकिन आज भी आप देखें तो 100% जो उनका बॉर्डर है वो आप फेंस नहीं कर पाए आज तक वो। और इस प्रोजेक्ट को 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं। उसका रीजन ये था कि अफगान तालिबान आने के बाद उन्होंने आगे बनने भी नहीं दिया उस फेंस को। और आज भी आप देखिए टीटीपी वाले जब आते हैं, तो टीटीपी वाले कौन सा बॉर्डर पे इमिग्रेशन का वीजा वो ठप्पा लगवा के आते हैं?
टीटीपी वाले उस पार से आते हैं, उनके हथियार आते हैं, पैसे आते हैं, सब कुछ आते हैं, वो ओपन बॉर्डर से ही आते हैं। तो जो वो बॉर्डर है, वो बॉर्डर आज नहीं संजय जी, आज से 50 साल बाद भी वो वैसा ही रहेगा। क्योंकि अफगान गवर्नमेंट, चाहे वो डेमोक्रेटिक आए, चाहे वो तालिबान की आए, चाहे वो किसी की आए, वो कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप मुझे बताइए, आधी फैमिली जो है इधर रहती है, आधी फैमिली उधर रहती है, मतलब वो क्यों एक्सेप्ट करेंगे उस बॉर्डर को? कभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। आधा पश्तून इस साइड रहता है, आधा पश्तून उस साइड रहता है। कोई भी गवर्नमेंट, इवन फॉर दैट मैटर, देखिए कुछ ये पता है, जो पठान इसको सपोर्ट भी करते हैं, वो कौन से पठान है जो इसको सपोर्ट करते हैं ड्यूरेंट लाइन को? ये वो पठान है जो मियाँ वाली वाले पठान है, इमरान खान टाइप, जो कि पिछले 15 जनरेशन से ही पंजाब में रह रहे मियाँ हैं। मियाँ वाली तो पंजाब में आता है। वही मैं कह रहा हूँ, जो पिछले 15 जनरेशन से पंजाब में रहते हैं और पश्तो बोलते भी नहीं है, सराइकी बोलते हैं वो। सो ये सबसे बड़ी चीज है कि ये बात इन लोगों को नहीं समझ में आती। और या तो वो पठान बोलते हैं जो पठान जो ब्यूरोक्रेट हो गए हैं, या जो सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन ब्यूरोक्रेट हैं या फौजी है, इस्लामाबाद में लाहौर में ही पले बढ़े हैं, वहीं पैदा हुए हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है मर्दान से, उनका कोई लेना देना नहीं है खोस्त से, उनका कोई लेना देना नहीं है बाजौड़ से। तो वो कभी जाएंगे ही नहीं वहां रहने के लिए। तो वो उनका सब कुछ एसेट्स, उनकी उनके जो समर होम्स हैं, वो लंदन में बने हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में बने हुए हैं। तो वो बोलते हैं कि हाँ हाँ ये वो हो जाना चाहिए। बाकी जो 95% 99% पॉपुलेशन खैबर पख्तूनख्वा की जो पश्तून पॉपुलेशन है, वो और जो अफगानिस्तान की जो पश्तून पॉपुलेशन है, वो कभी भी ड्यूरेंट लाइन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ये बार-बार कहते हैं ना कि जी वहाँ का जो अफ़गान जो पश्तून है वो इस टाइप का है, पाकिस्तान का पश्तून इस टाइप का है। ये बातें बोलते हुए आपको हमेशा जो है ना पाकिस्तानी पंजाबी मिलेगा, कभी पश्तून ये नहीं बोलता है कि हाँ, ये वहाँ वाले उनका डायलेक्ट अलग है, तो उनका एक्सेंट अलग है। डायलेक्ट अलग है तो क्या हुआ अब मैं पूर्वांचल में रहता हूँ, मान लीजिए मैं बनारस का रहने वाला हूँ। मैं भी भोजपुरी ही बोलता हूँ, मेरा भोजपुरी का डायलेक्ट अलग है, जो जौनपुर में रहता है उसका अलग है, और जो बिहार में भोजपुरी बोलता है उसका अलग है। हमारे जो गोरखपुर में रहता है उसका डायलेक्ट अलग है, जो देवरिया में रहता है उसका अलग है। भाई लैंग्वेज तो सेम है ना, डायलेक्ट अलग-अलग हो गए। तो बट हमारा अगर खाना सेम है, हमारा सब कुछ सेम है, हमारा कल्चर सेम है, तो अगर हमारी लैंग्वेज का डायलेक्ट अलग हो गया तो क्या फ़र्क पड़ता है? कल्चरली वी आर वन पीपल, ठीक है? हमारा पहनना, हमारा जो खाना-पीना है, हमारा ओढ़ना-बिछौना वो तो सेम है। सो ये जो एक चीज है ना, ये इनको समझ में नहीं आती है, ये पाकिस्तानी जो पंजाबी हैं, बिकॉज ये खुद तो अपनी खुद की आइडेंटिटी क्राइसिस के शिकार है। ये खुद कभी अरबों की गोद में बैठ जाते हैं, कभी तुर्कों की गोद में बैठ जाते हैं। ये पता सबसे बड़ा जो मसला है ना संजय जी, ये जो लखनऊ से गए हुए या ये जो उर्दू स्पीकिंग जो यहाँ से गए हुए हैं मुसलमान महाजर। पाकिस्तान, उनका, और जो पाकिस्तानी पंजाबी हैं उनका, ये सारी गंदगी उनकी डाली हुई है। ये क्योंकि खुद अपनी लैंग्वेज से, खुद अपने कल्चर से ये नफरत करते हैं। खुद इनको अरब और तुर्क और आप देखिए ना, ये हाशमी और ये अंसारी और कुरैशी, ये कुरैश हो गए, अंसार हो गए, जो हाशमी हो गए, ये कौन थे भाई? तुम कहाँ से तुम हो गए? ठीक है? तो ये खुद अपने नाम के आगे लगा लेते हैं इस तरह के टाइटल्स, हाँ। ठीक है? जो जो अरब कबीले हैं, हम्म, उनके उनको लेके लगा लेंगे। अब कहेंगे कि हम्म, हम तुर्क हैं, कभी हम्म। बोलेंगे हम सेंट्रल एशियन हैं। अरे तो नाम के अरब आगे और तुर्क में बुखारी भी लगा फर्क नहीं देंगे। पता इनको क्या? मैं कहता हूँ इनको अपने दाएं और बाएं पांव का फर्क नहीं पता होगा, इनको ये पता होना कि यार मतलब ये क्या है, तुर्क कौन है, अरब कौन है, सेंट्रल एशियन कौन है। इनको पता हम कुछ भी हैं, हम यहाँ के नहीं है बस, ये चीज है इनको। हम रामलाल के पोते नहीं है, बस इनको ये एक चीज इनको कंफर्म करनी है कि भाई हम रामलाल के पोते नहीं है, और हम वो नहीं है। इसमें सलमान रशीद साहब ने बहुत अच्छा, मेरी उनसे बात हो रही थी डिफेंस ऑफेंस पे, तो उन्होंने बड़ा अच्छा समझाया। वो ट्रैवल राइटर है पाकिस्तान के सबसे बड़े, उन्होंने पीटीवी में बहुत साल वो प्रोग्राम किए हैं। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा बताया। उन्होंने कहा कि देखें, और हमारी वो इंडिया से गए हुए हैं, मतलब पंजाब, इंडियन पंजाब से, तो वो मुझे जलंधर से, तो उन्होंने मुझे बताया कि यार देखो सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि हमारे यहाँ जब पाकिस्तान बना, तो कहे देखो इंडिया, कहे हमारे पंजाब से जो हिंदू और सिख गए, कहे वो तो यहाँ पे बड़ी बड़ी जागीरें, बड़े बड़े अपनी कोठियां और अपनी सारी वो सब कुछ छोड़ के गए। कहे जो उस तरफ के पतले पंजाब से जो आए, कहे जहां से हमारी फैमिली आई, कहे वहां से 99% कौन आया, रिक्शा वाले, मजदूर, कम्मी, कहे इस टाइप के सारे मुसलमान आए, जो कि मतलब
जिनके पास कुछ भी नहीं था, क्या हार्डली 5% ऐसे रहे होंगे जिनके पास अपना मकान रहा होगा। क्या बाकी ऐसे थे जिनके पास ना छत अपनी, ना घर अपना, ना रोजगार अपना, क्या जिन खेतों में काम करते थे वो खेत भी उनके अपने नहीं थे, किसी और के थे। तो क्या है कि यार इस टाइप के लोग आए। क्या उस समय पाकिस्तान में ये रूल चला कि हमारा मुल्क बना कि आपके पास जितनी चाबियाँ होंगी, ठीक है? और आपके पास जितनी चाबियाँ होंगी ये इस बात का प्रूफ होगा कि वहां पे आपके पास इतनी प्रॉपर्टी थी, और आपको सिर्फ एक गवाह चाहिए, ठीक है? आपको सिर्फ एक गवाह चाहिए कि वो गवाह आकर के वैलिडेट कर दे कि हाँ जी, ये सब चाबियां इनके मकान की, इनकी कोठी की है। तो जितनी चाबियां होंगी उतना बड़ा आपको यहाँ पे हम हिंदू या सिख की कोठी दे देंगे, उतनी बड़ी प्रॉपर्टी दे देंगे। तो कहते हैं ये हमारा चाबियों वाला मुल्क है पाकिस्तान जब बना, ठीक है? तो और अभी भी बहुत सारे लोग बहुत सारी चाबियां लेके घूम रहे हैं। घूम रहे हैं। तो क्या क्या हमारे यहाँ पे ये प्रोफेशनल मतलब झूठ बोलने वाले क्या यहाँ पाकिस्तान जो वहां से आए, क्या वो भी रिक्शा चलाता है, वो भी दो रिक्शा चलाने वाले इकट्ठा हुए, चाबियां हैं, चाबियां लेके पहुंच गए। वो चाबियां कहाँ की हैं, किसकी हैं, किसी को पता है? कि चाबियां लेके पहुंच गए, चाबियां लेके पहुंचे, क्या इसने उसके लिए झूठी गवाही दे दी, क्या बगल वाले कमरे में जाके उसने उसके लिए झूठी गवाही दे दी कि हाँ जी इनकी बहुत बड़ी कोठी थी, इनकी वहां पे ये थी, फलाना ढिकाना। तो कहीं ये वारदात डाली है हमने यहाँ पे। और कहीं सेकेंडली कैसे सबसे बड़ी ट्रेजेडी हमारे मुल्क की वो ये है कि जो उर्दू स्पीकिंग आए, हसरत मोहानी जैसे लोग, और ये जो पका इंडियन जो उर्दू स्पीकिंग आए, क्या कि जो नॉन उर्दू स्पीकिंग थे वो तो फिर भी चलो ठीक है, जो गुजराती बोलने वाले मुसलमान थे, या जो तेलुगु बोलने वाले या कोई और दूसरी लैंग्वेज बोलने वाले थे, उनका तो मसला नहीं था। लेकिन ये यूपी सीपी से जो आए थे, जो उर्दू स्पीकिंग थे, क्या इन्होंने नहीं, डाल दिया। पंजाबी मुसलमान भी तो बड़ी तादाद में गए थे। सबसे पंजाबी ज्यादा मुसलमान, तादाद में तो पंजाबी मुसलमान ही गए थे, पंजाबी क्योंकि मुसलमान, 72 लाख कुल गए। हाँ। ये लोग जो थे, हम्म 3.5 करोड़ में से केवल 72 लाख गए, और उस 72 लाख में से 55 लाख से ज्यादा पंजाब से थे। हम्म तो इसने अच्छा, इसमें मुझे बड़ा किस्सा बड़ा अच्छा याद आया कि जो आपने कहा पंजाब से थे, तो पंजाब में एक वो थे, उन्होंने किस्सा सुनाया था कि मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि हिंदी तो बोल नहीं सकता था, और पंजाबी भी भाई वो इंग्लिश भी बोलता था, इंग्लिश में सारे भाषण है उसके। तो वो वहां पे लुधियाने में वो स्पीच दे रहा था, एक जलसे से खिताब कर रहा था जब पाकिस्तान की ये पूरी मूवमेंट चल रही थी मुस्लिम लीग की। तो वो वहां पे स्पीच दे रहा था, तो सॉरी अमृतसर में। तो वो स्पीच दे रहा था, तो स्पीच देते समय कहे वहां पे एक पाकिस्तान का पंजाबी मुसलमान जो कि मजदूर था, वो खड़ा खड़ा सुन रहा था। तो जो सज्जन थे उन्होंने उससे पूछा, और जब वो तब वो ताली भी बजाए। तो वो बड़ा कंफ्यूज थे। उन्होंने कहा कि यार मैं उसको देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि यार ये ताली क्यों बजाता है रह रहे करके, क्या इसको क्या समझ में आ रहा है, क्या ये तो मजदूर है और ये इंग्लिश का भाषण सुन रहा है और ताली बजा रहा है। तो उसका उसको बुलाया है, उसको पूछा कि यार कि तुम ताली क्यों बजा रहे हो रह रहे करके, और तुमको समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? कि नहीं हम्म, समझ में नहीं आता, ताली क्यों बजा रहे हो? कहता है कि पंजाबी में उसने जवाब दिया कि जो भी कह रहा है सही कह रहा होगा। हम्म, तो तो ये मतलब जो उनके दिमाग में डाला गया ना, ये कि जिन्ना जो भी कह रहा होगा वो हमारे मतलब की ही बात कर रहा होगा, ठीक ही कह रहा होगा। हम्म तो ये जो सारी मूवमेंट तो पाकिस्तान जो पंजाबी मुसलमानों ने चलाई, जो उसको सपोर्ट कर रहे थे, वो कौन थे? वो वही चाबी वाले थे सारे, जिनके पास खुद का कुछ नहीं था, जो बेसिकली दूसरे जो हिंदू और सिखों के खेतों में मजदूर थे, जो हिंदू और सिखों के यहाँ पे जो काम करते थे, उनके यहाँ नौकरी करते थे। तो बिकॉज आपका इवन कश्मीर का आप देख लीजिए ना, कश्मीर का आप हिस्ट्री उठा के आपने संजय जी देखी होगी, तो कश्मीरी मुसलमान जो है, कश्मीरी मुसलमान तो 90% तो वो वहां पे कभी वो लैंडलेस लेबर था। जमीन आज जिन खेतों पे, आज जिन बागीचों के ऊपर ये कब्जे करके बैठे हैं, उनमें से 90% तो कश्मीरी पंडित ओन करते हैं। लेकिन और जब भी कश्मीरी पंडितों के वापस आने की बात होती है, तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस जो है वो कश्मीरी मुसलमान क्यों करता है? क्योंकि अगर वो आएंगे तो फिर अपने खेत भी मांगेंगे, अपने बगीचे भी मांगेंगे, तो वो तो नहीं दे सकते हम। तो ये जो मतलब जो एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट पाकिस्तानी पंजाब में आई है और जो कश्मीरियों में आई है ना, इसको लेकर के जो पश्तून है, जो बलोच है, जो सिंधी है,
इन सब के अंदर रेजिस्टेंस है। आप बताइए जितने भी कराची में, हैदराबाद में, सक्खर में जाकर जितने मुहाजिर बैठे हैं, आज आज विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और मुहाजिर, पहले मुहाजिर कौमी मूवमेंट हुआ करती थी, अल्ताफ हुसैन और ये सारे। आप मुझे बताइए कि जितने जुल्म इन्होंने सिंधियों पे किए हैं, जितना इन्होंने उनका हक मारा है, उनकी जो नेशनल कैपिटल उस पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, उसके आसपास के इलाकों पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, और कहते हैं जी ये जो पाकिस्तानी जो मुल्क है ये चलता है, कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। तो जब मुहाजिर नहीं थे तो क्या कराची स्टोन एज में था? तब वो इंडस्ट्रियल हब नहीं था वो भाई? कराची मुंबई कराची तो एक, इट वाज ए हिंदू पारसी सिटी, या हिंदू गुजराती पारसी सिटी, मतलब सब तरह गुजराती और पारसी रहते थे वहां पे। सो द थिंग इज कि कराची तब भी सबसे ज्यादा पैसा जनरेट कर रहा था सो कॉल्ड आज के पाकिस्तान के लिए, और ये नहीं भी गए होते तो भी करता। तो ये जो उम्मत है ना, उम्मत का अगर आपको तमाशा देखना है तो आप देखिए ना कि कराची सिंधी को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, सिंधी मुहाजिर को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, पंजाबी को सब इन सबसे प्रॉब्लम है, और ये सारे मिल करके पंजाबियों से त्रस्त हैं। तो ये जो जो उम्मा का जो चुम्मा है ये सिर्फ जाहिलों को दिया जाता है। जो जो जिन लोगों के पास थोड़ा सा शऊर है, थोड़ा सा दिमाग है, जिन्होंने पढ़ा है, वो उम्मत मुस्लिमा। अच्छा, कौन सा मुस्लिम? 72 फिरके हैं, 72 के 72 फिरकों ने एक दूसरे के खिलाफ फतवे दिए हुए हैं। तो कौन सी उम्मा हो गई? और जाएगा जन्नत में केवल एक, और जाएगा कोई एक? वो भी पता नहीं कौन सा जाएगा। वो वो नहीं नहीं, तो वो तो नहीं, वो तो आज वो तो मोहम्मद अली जिन्ना जाएंगे ना, जो सुअर खाते थे, शराब पीने वाले, बदकारी करने वाले, ठीक है, जो कायदे आजम है, तो वो जाएंगे ना जन्नत में। हाँ, वो जाने वाला तो वो है, जिन्ना है। तो ये अब देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि इनका लीडर देखिए किसको किसको उन्होंने अपना लीडर बनाया हुआ है। इनका लीडर इंडियन मुस्लिम का हीरो कौन है, आप मुझे बताएं? गजनवी, गौरी, अब्दाली, बाबर, ये बलात्कार औरंगजेब करने, औरंगजेब सबसे बड़ा हीरो। औरंगजेब, बलात्कार करने वाले, चोरी करने वाले, डकैती करने वाले, दूसरों की मंदिरों की इबादत गाहें गिराने वाले, मतलब ये तो सब फर्ज है, नहीं नहीं, ये जिहाद सब तो फर्ज फर्ज है। है ना। नहीं नहीं, ये सब फर्ज है, लेकिन आप इनके अमाल तो देखिए कि इन्होंने काम क्या क्या किए हैं, इनकी लाइफस्टाइल क्या थी। एक औरंगजेब को हटा दीजिए तो किसी के नमाज पढ़ने तक का जिक्र जो है रिकॉर्ड में नहीं मिलता है ऑफिशियली। तो आई मीन ये जो इनका सबका पूरा का पूरा जो एक, अच्छा, औरंगजेब ये खुद ही बैठ करके टीवी पे कहते हैं ना कि किसी जो हिंदू है या क्रिश्चियन है या जो नॉन मुस्लिम है, उसकी इबादत गाह को गिराना जो है गैर इस्लामी है। ये टीवी पे बैठ के बोलते हैं ना उलेमा मौलवी, कहते हैं कि भाई ये तो इस्लाम के खिलाफ है, इस्लाम तो उसकी इजाजत नहीं देता, जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। डॉक्टर इसरार अहमद का रिकॉर्ड है, डॉक्टर इसरार अहमद ने रिकॉर्ड में बोला है कि ये जिम्मी है पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू है। हाँ, भाई वो तो कह रहे हैं ना, वो हाँ, तो तो अभी। कह के जिम्मी है यानी कि आपके पास जिम्मा है इनका, क्या आपके पास आपकी जिम्मेदारी थी कि आप इनकी इबादत गाहें प्रोटेक्ट करते, लेकिन बाबरी मस्जिद गिरी तो आपने इनकी जो है सैकड़ों मंदिर गिरा दिए। क्या आपने तो ये गैर इस्लामी काम कर दिया है। जब गिर रही है तब इसरार अहमद ने मना नहीं किया। जब गिर रही थी, जब लोग चढ़ रहे थे, तब इसरार अहमद ने एक बार भी फतवा नहीं दिया कि आप ये गलत कर रहे हैं। जब हो गया, 6 महीने बीत गए, तो इसरार अहमद ने बयान रिकॉर्ड करा दिया कि आपने गलत किया, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, और फलाना ढिकाना। तो ये इनकी बहुत पुरानी टेक्निक है, ये एक नंबर के, क्या मैं क्या बोलूं मैं, कहते थे कि इनसे बड़े फ्रॉडी है, मतलब आपको धरती पे नहीं मिलेंगे। और इनके साथ शातिर फ्रॉडी है। ये शातिर है बिकॉज इनको पता है कि कब चुप रहना है और कब बोलना है। जब गिर रहे हो मस्जिद तब चुप रहो, या जब गिर रही हो मंदिर तब चुप रहो। जब गिर जाए, सब कुछ हो जाए, तब आ जाओ कि जी इस्लाम के तो खिलाफ है, ये तो गैर इस्लामी है, ये तो शरीयत के खिलाफ है, और एक जो मासूम इंसान है उसकी जो उसका जो कत्ल है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। वही वो पुराना तो चुड़ैल वो तो झूठ है। ठीक है। वो तो चीज ही अलग है। उसको डिस्कस करेंगे तो पता चल जाएगा हाँ, कि साहब, उसमें तो साफ लिखा है ना कि अगर उसने कोई फितना ना किया हो, तो फितना की तो परिभाषा आपको पता है, बहुत वाइड है। कुफ्र तो संजय जी, स्वयं मैं में एक आपसे फितना अब है। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ संजय जी, हम्म, आप मुझे एक चीज बताइए, हम्म। एक चीज पूरे कुरान में
जो डिस्प्यूटेड ना हो, एक चीज पूरी हदीसों में जो डिस्प्यूटेड ना हो, हर चीज डिस्प्यूटेड है। आप इन 72 फिरकों के आप पॉइंट ऑफ व्यू सुनिए, आपको लगा ये दिस इज नॉट बुक ऑफ विजडम। जैसे आपको लोग कहते हैं ना कि भाई किसी भी धर्म की किताब होती है, दिस इज बुक ऑफ विजडम। आप बोलेंगे दीज आर बुक्स ऑफ कंट्रोवर्सीज, दीज आर नॉट बुक्स ऑफ विजडम, दीज आर नॉट बुक्स ऑफ एनीथिंग एल्स, दीज आर जस्ट बुक ऑफ कंट्रोवर्सीज। एक हदीस के ऊपर ये मुत्तफिक नहीं है, एक किसी चीज के ऊपर मुत्तफिक नहीं है। अच्छा, मौलवी कहता क्या है? मौलवी का डायलॉग ये है कि कुरान अकेले मत पढ़ो वरना गुमराह हो जाओगे। यानी कि उस मौलवी को ये पता है कि अगर ये अपने से पढ़ेगा तो ये अपने मायने निकालेगा, तो फिर हमारे फिरके से तो निकल जाएगा ना ये। तो हमको इसको वो तर्जुमा बताना है जो हमारे फिरके का है, दूसरे फिरके वाला नहीं। तो आप मुझे बताइए संजय जी ने कि कौन सा जिसपे 72 के 72 मुत्तफिक है कि हाँ चलो ये ठीक है, इसके ऊपर नहीं है। एक चीज थी कलमा की, चलो कलमे पे मुत्तफिक है, तो कलमा भी कहा, अहमदी उसको नहीं शियों का तो मानते, अलग है। अहमदी उस पर डिस्प्यूट कर गए। नहीं तो शियों का भी तो कलमा अलग है। हाँ, शियों का भी अलग है, लेकिन शिया कम से कम, शियाओं का क्या समस्या ये है कि वो तकैया करते हैं, वो पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारा कलमा अलग है। पब्लिकली वो बोलते हैं हमारा कलमा अरे सेम वो है। कलमा बोलते हैं, अजान बोलते हैं, उसमें अली का नाम लेते हैं। उनका कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली उल वलीउल्लाह, ये ऐड हाँ, करते हैं ना उसके अंदर, तो आप ये वो पूरा कलमा ऐड उनका है। करते हैं, वो और उनका देखिए अरे उनका वो जो लॉजिक यही आपका है। मारा गया, वो जो हाँ, आपके पहलगाम कासिम में एक सुलेमानी। मुसलमान मारा गया था ना, वो क्यों मारा गया? वो शिया था, इसलिए मारा गया। हम्म, लोग कह रहे हैं ना कि साहब बड़ा लोगों के, नहीं 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 साहब, ये जो है ये हिंदू मुस्लिम नहीं था, एक देखिए मुसलमान भी मारा गया। वो मुसलमान क्यों मारा गया? वो शिया हम्म, था इसलिए मारा गया। उसके नाम में दिख रहा था कि ये शिया है। हम्म। तो वही मैं पूछ रहा हूँ सर जी, आप मुझे बताइए ना कि कोई एक चीज इनको बताइए जिसपे ये 72 के 72 मुत्तफिक हो। कलमे तक पे तो उनके डिफरेंस है। मोहम्मद रसूल है, हाँ उस पे अहमदिया नहीं एग्री करते। वो कहते हैं वो खत्म नबूवत नहीं मानते। खत्मे नबूवत को नहीं मानते वो। ठीक है, खत्म तो नबूवत को नहीं मानते। मैं कह तो रहा हूँ कोई एक चीज नहीं है जिसपे ये मुत्तफिक हो सारे के सारे। और अब बातें कर रहे हैं कि भाई हम एक उम्मत है, उम्मत मुस्लिमा है, और तो भाई मुसलमान की डेफिनेशन तो पहले कंफर्म कर लेना। मुसलमान कौन है? भाई एक दूसरे को मुर्तद के और गैर मुसलमान के फतवे इन 72 ने आपस में एक दूसरे को दिए हुए हैं ना। आपने फतावा रजविया पढ़ी है? नहीं, मैंने नहीं पढ़ी। फतावा रजविया के एक अच्छा वो है तो पूरी की पूरी उर्दू में। मैं हम्म, बहुत कोशिश कर रहा था कि उसको किसी तरह से कहीं से और मिला है। उसका तर्जुमा हिंदी या इंग्लिश में नहीं है, लेकिन आपके अरुण शोरी जी ने जो अपनी वो किताब लिखी थी ना, वो वर्ल्ड ऑफ फतवास, हम्म। उसमें फतावा रजविया, क्योंकि उन्होंने ये जो वहीदुद्दीन अहमद मौलाना थे, वहीदुद्दीन खान। हाँ, तो उनके साथ में एक उन्होंने इनको प्रोवाइड करवाया था काफ़ी कुछ। तो उसमें फतावा रज़विया के बहुत एक्सटेंसिव कोट्स हैं, और उन एक्सटेंसिव कोट्स को आप देखेंगे तो वो सबसे पहला काफ़िर किसको मानते? देवबंदी। फिर उसके बाद दूसरा नंबर का काफ़िर कौन है? अहमदिया। हैं? माइंड यू, देवबंदी जो है वो पहले नंबर का है, पहले अहमदिया दूसरे नंबर का है। तो तीसरे नंबर का काफ़िर कौन है? शिया। हिंदू तो चौथे नंबर पे है। अहमद रजा हमारे बरेलवी अहमद रजा जी, बरेलवी ने और इन्होंने जो है जो किताबें लिखी हैं इनके खिलाफ, ये गंगोही और नानोतवी के खिलाफ जो देवबंद वाले थे, इनके खिलाफ जो किताबें उन्होंने लिखी और इन्होंने जो किताबें उनके खिलाफ लिखी हैं, एक दूसरे के खिलाफ लिखी, और ये अपनी अपनी बाबा कहते हैं अपनी अपनी कौम के बाबाए कौम है, देवबंदियों के और बरेलियों के। ठीक है, मतलब हाँ, अशरफ अली थानवी से तो इनका बहुत हाँ, हाँ, अशरफ अली थानवी के अशरफ खिलाफ अली जो थानवी अहमद रजा, इनके समय पे जिंदा थे, बाकी तो हाँ, दोनों मर चुके थे। बाकी अशरफ मार अली चुके थे। थानवी और जिंदा थे। हाँ, और उस खुद इसने जो है कि अहमद रजा बरेलवी के खिलाफ जो लिखा, तो आप सोचिए ना कि ये सारे के सारे जो आपस में एक दूसरे के खिलाफ जो किताबें लिख के गए, वो किताबें तो आप इंडिया में जो है आपको मिलती नहीं है, क्योंकि वो हिंदी में पब्लिश नहीं होती। आप सोचिए कि ये हदीसें हिंदी में पब्लिश करवा रहे हैं, ये कुरान हिंदी में पब्लिश करवा रहे हैं, लेकिन अपने अपने जो बाबाए कौम है उनकी किताबें जो है ना वो हिंदी में नहीं मिलती। क्यों? ने क्योंकि उस देवबंद वालों की मिल जाती हैं। हाँ,
देवबंद वालों ने कई सारी अरे इन्होंने की हुई है इंग्लिश में, एक लेकिन ये बरेलवियों की एक किताब आपको इंग्लिश में नहीं मिलेगी। अरे इनकी एक किताब थी, मैं आपको मैं आपको भेजूंगा, आप पोस्टल एड्रेस पे भेजूंगा, वो अब आउट ऑफ पब्लिकेशन हो गई है। ये हम्म, पहले ये देवबंद वाले छापते थे। तो ये इनके जो बाबाए कौम थे उन्होंने लिखी थी वो किताब। वो किताब आप पढ़िए, आपको लगेगा कि यार ये क्या क्या है ये, मतलब आप वो जो चीज़ उसमें लिखी हुई है ना, हम आप प्रोग्राम में डिस्कस भी नहीं कर सकते। बहिश्ती ऐसे जेवर। हाँ, हाँ, मतलब इस तरह की चीज़ वाला ये तो आप मतलब बहिश्ती जेवर उपलब्ध है। नहीं, मतलब बहिश्ती जेवर तो ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो किताब, मतलब जो चीज़ें, नहीं, बहिश्ती जेवर इन्होंने बैन कर दिया, आउट ऑफ पब्लिकेशन कर दिया इन्होंने। अच्छा, हाँ, नहीं बहिश्ती जेवर में आर्काइव्स जो, वगैरह में मिल जाती है। हाँ, नहीं, इन्होंने आउट, नहीं कह रहा हूँ, पब्लिकेशन से इन्होंने आउट कर दिया, अभी पब्लिश नहीं हम्म, करते, ठीक है? हम्म। लेकिन बहिश्ती जेवर आप खोल के पढ़े हो, मतलब क्या है वो, मतलब आपको सोच के लगता है उसको देख करके कि यार ये किस तरह के लोग हैं, ये दिमागी रूप से बीमार लोग हैं ये, इनका इलाज होना चाहिए। नहीं तो वो कोई गलत थोड़ी कहता है। आप देखिए इसमें जाइए आप फतावा आलमगीरी में, हुँ, तो वो फतावा आलमगीरी की एक वन ऑफ द बुक्स इज किताबुल हुदूद। हुँ, तो वो ये जो पनिशमेंट्स है ना, हुदूद लॉज जिनको बोलते हैं, तो किताबुल हुँ, हुदूद में वो काफ़ी सी चीज़ें दिखी हुई, उसका खुलासा किया बेचारे अशरफ अली थानवी ने, उसकी क्या गलती है? और वो चीज़ें उन्होंने कहाँ से पाई? वो उन्होंने हदीसों से निकाली। उसमें बताया हुआ है कि साहब कि क्या लावतात, लावतात जो है वो जुर्म है। लावतात हुँ, जानते हैं क्या होता है? आप बता वो दें। होमोसेक्सुअल एक्ट, हाँ, लाव लाव तो जुर्म है, लेकिन तहीमिया जो है वो जुर्म हाँ। नहीं है। तहीमिया मतलब विद द एनिमल्स। उसमें जो है वो पाबंदी सिर्फ यही है कि वो एक्चुअली अगर वो किसी एनिमल को आपको बचाना हो हाँ, कत्ल से, हुँ, तो आप उसके साथ तहीमिया कर लीजिए, फिर उसके बाद फिर उसका जो मांस है वो हराम हो जाता है। और बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें, वो मेरे लगता है। वेबसाइट पे फ्री डाउनलोड अवेलेबल है, ये किताबुल हाँ, हुदूद। तो आप उसको पढ़ सकते हैं। उसमें इतनी चीज़ें हैं कि साहब कि लगता है कि साहब कोई प्रिस्क्रिप्शन ऑफ पोर्नोग्राफी है, इस तरह का कुछ है। अरे बहिश्ती बहिश्ती ज़ेवर तो आप सोचिए, मतलब मैं वही कह रहा था कि हम तो डिस्कस भी नहीं कर सकते, उसमें जितना एक्सप्लिसिटली चीज़ें लिखी हुई हैं। हाँ, बिल्कुल और लिखा मैं हुआ है कि साहब अ, कि वो गुस्ल कब गुस्ल कब फ़र्ज़ है। ये, मतलब वो पढ़ करके इंसान को वही लगता है कि यार क्या है ये लोग, मतलब उसमें गुस्ल से लेकर के, मतलब, और जो बीवी, बेटी, माँ, मतलब किसके बारे में क्या नहीं उसमें ज़िक्र किया हुआ है। तो मतलब मुझे ये चीज़ें अब क्या हमारे कल्चर में, चलिए हो सकता है एक अरेबियन नोमैड कल्चर में ये चीज़ें चलती रही होंगी। जहाँ पे उनका कोई, मतलब कल्चरल कल्चर के नाम पे उनके पास कुछ भी नहीं था, मैं मान लेता हूँ। तो वहाँ एक बियाबान रेगिस्तान, एक नोमैडिक कल्चर, जहाँ पे कुछ खाने को नहीं है, कुछ भी करने को नहीं है, वहाँ पे लोग इस तरह से रहते थे, स्टोन एज टाइप, चलो ठीक है। लेकिन आप उस चीज़ को यहाँ पे पब्लिश कर रहे हो, पढ़ा रहे हो, मुसलमानों को उसको सिखा रहे हो, मतलब ये जो है ना, और आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, आपका दिमाग, आपके दिमाग का लॉजिक उस चीज़ को क्वेश्चन नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि मुसलमान होने के लिए आपको ये कह दिया गया है कि भई अब मुसलमान होने के लिए आपको जाहिल होना ज़रूरी है। और आपको सोचना अलाउड नहीं है। अगर आप सोचेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो यानी शैतान आपके अंदर घुस गया है, शैतान आपके ऊपर हावी हो गया है। जहाँ आपने जी। क्वेश्चन किया, तो वहाँ शैतान आ गया। तो मतलब असली मुसलमानों से आप बात कीजिए, आप कोई भी, तो मतलब उनका सबसे पहला रिएक्शन क्या है कि मुझे डिस्कस ही नहीं करना है। तो फर्स्ट। दीन में अकल का काम नहीं है साहब, ये तो मुक़ल्लिदीन है ना, ये तक़लीद करते हैं, केवल नकल करते हैं, काम ही केवल नकल करने का। हाँ, दीन में अकल आपने लगाई नहीं कि आप ख़ारिज हुए नहीं, आप दीन से हाँ। ख़ारिज हो जाएँगे सीधे-सीधे। तो अब वही तो सबसे बड़ा मसला ही यही है कि आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। अच्छा, कहते क्या है, क्वेश्चन करो।
क्वेश्चन करो, द मोमेंट यू क्वेश्चन द, मतलब कि आप मोहम्मद की अथॉरिटी क्वेश्चन कर लीजिए आप। करके देखिए ना एक बार करिए मोहम्मद। एसटीएसजे तुरंत। तो मतलब मन, एसटीएसजे हो जाएगा और बाकी जो है आपको टी राजा सिंह जैसे को भी पार्टी छोड़नी पड़ेगी कि साहब जो हाँ, है। फिर वो कहेंगे कि वो तो निकल जाएंगे सड़क पे मन सब नबियन फक्तलू का नारा मारते हुए कि भाई ऐसे करते हो इनकी जो है तुरंत। हाँ, और इंडिया में लब्बैक कहने वालों को अच्छा, कमी जब नहीं आप है। कहेंगे ना कि साहब की मैं मनसब फक्त लूं, तो वो आ जाएंगे, नहीं 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 नहीं, ये तो गलत है, ये तो ज़ईफ है, ये हदीस, ये ऑथेंटिक नहीं है, उसको ज़ईफ बता मुझे देंगे वो। मुझे एक बरेलवी मौलाना, एक हम्म, बरेलवी मौलवी लेके आए, जो मेजोरिटी तो बरेलवी है ना हम्म, नॉर्थ इंडिया में, चाहे हम्म। वो पाकिस्तान हो, चाहे मतलब पाकिस्तानी पंजाब हो, चाहे इंडियन, ये जो नॉर्थ इंडिया है। हम्म। कि आज की डेट में इंडिया में सुन्नियों में 80% बरेलवी हैं इंडिया में, हाँ, मैं, और 70% पाकिस्तान में। हाँ, तो अब मुझे आप बताइए कि एक मेजोरिटी बरेलवी है, मुझे एक बरेलवी मौलवी मौलाना लेके आए जो बैठ करके ऑन रिकॉर्ड बोले कि ये ज़ईफ हदीस है, ये ऑथेंटिक नहीं है। एक बोल दे, एक नहीं बोलेगा बरेलवी। देवबंदी भले कि उसको बोल देगा ज़ईफ है, बरेलवी नहीं बोलेगा। तो बात ये हुई, बरेलवियों की तो दुकान ही चल रही है इसी हदीस पे। भाई उनके पास क्या है, बरेलवियों के पास जो जो चूरन वो बेच रहे हैं, वो चूरन है ही यही कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने बड़े आशिक रसूल हम हैं, इतना कोई नहीं है। यही उनका यूएसपी है, यही उनका चूरन है जो वो बेचते हैं। वही वो उन्हीं के और सपने वैसे में। इसको पॉपुलर तो इसने खादिम रिजवी ने किया था, ये हाँ, टीएमपी वाले ने। खादिम हुसैन रिजवी ने ही पॉपुलर किया, और उसको डिस्प्यूट किया किसी ने इंडिया में? आप मुझे बताएं कि खादिम हुसैन रिजवी के दिए हुए किसी फतवे को, उसके दिए हुए किसी बयान को इंडिया के किसी बरेलवी मौलवी ने कभी भी उसको जो है क्वेश्चन किया हो, उसको खारिज किया हो? एक ने नहीं किया आज तक। सो आप यही तो सबसे बड़ी बात संजय जी कि ये हमारे यहाँ ना, ये बड़ी एक वो चीज है कि यार, जो बरेलवियों का जो नारा है उसको जो है ना देवबंदियों से रिजेक्ट करवा लेंगे। ठीक है, जो जो बरेलवियों और देवबंदियों दोनों का नारा है उसको अहमदियों से रिजेक्ट करा लेंगे। अरे भाई, ये सब एक दूसरे के लिए काफिर है, ये सब एक दूसरे के लिए वाजिबुल कत्ल है। कहाँ तुम इनके चक्कर में, अच्छा हमारे यहाँ मीडिया की हालत ये है कि जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया को ना पाकिस्तान समझ में आता है, ना इस्लाम समझ में आता है, ना इनको जियो पॉलिटिक्स समझ में आती है। वो कुछ इन्होंने कुछ बैठ समझ के, नहीं आता, बिल्कुल ये हाँ, डाटा ही इनको है, बैठ के बिल्कुल मुर्गे बिल्कुल। लड़ाने हैं, बैठ और तो कुछ करना नहीं है। ये तो ठीक है जब जी, हाँ, आप बोलिए, आप यूट्यूब बोलिए, पे अच्छा जब ठीक है, अब आप बातें बोल शुरू हुई है, लीजिए। हाँ, यूट्यूब पे जब लोगों ने बात करनी शुरू की है, और ये जब एक्स हाँ, मुस्लिम्स वगैरह ये आए हैं, और तब लोगों को पता चलना शुरू हुआ। अब तो काफी जनता एजुकेटेड हो गई है थोड़ी थोड़ी। हाँ। तो अब बात वही है ना संजय जी कि अब आप बताइए, अब आपके 2 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं, डिफेंस ऑफेंस के भी मान लीजिए 2 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे। मैंने अपने सपने में नहीं सोचा था कि कभी डिफेंस ऑफेंस के 2 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे। भाई, बात ये थी, लेकिन हुए क्यों हुए? क्योंकि लोगों को वो चीज मिल रही है, डिस्कशन वो मिल रहे हैं, कंटेंट वो मिल रहा है जो लोगों को बाहर नहीं मिल रहा है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दे रहा है उनको। यूट्यूब देखने वाले मेन स्ट्रीम चैनल देखते ही नहीं है। मैं जितने लोगों से मिला हूं आज तक, कोई भी टीवी नहीं देख रहा। टीवी कौन देख रहा है? जो दुकान पे बैठा हुआ है, उसके दुकान में वो बैठ के पान लगा रहे, टीवी चल रही है, वो बस लगा हुआ है वो। सो घर में जो एक ओल्ड एज में बहुत लोग पहुंच गए हैं जिनको टीवी ही कंफर्टेबल है आज भी, तो वो देख रहे हैं। बाकी कौन देख रहा है टीवी? कोई नहीं देख रहा। क्यों नहीं देख रहे हैं? अच्छा, वो जनरेशन भी, जो ओल्ड जनरेशन है, वो भी अब मोबाइल पे मूव कर रही है, बिकॉज वो भी पक गए हैं वही एक सेम चीज देख देख के। तो अब उनको जब वो कभी देख लेते हैं कहीं फेसबुक पे, कहीं कोई अब रील होते, अब तो क्रिकेट मैच भी लोग जो है वो ओटीटी पे देख रहे ओटीटी पे देख रहे हैं। तो ये डब्बा जो टीवी का है ना, ये बंद होगा। आप लोग टीवी पे भी आपका ही चैनल और हमारा चैनल लगा करके देखते हैं ना, हैं। और हाँ, फोटोज खींच करके ट्वीट करते हैं। सो बिल्कुल। तो बात बात वही है संजय जी कि आप, चूंकि आप कंटेंट दे रहे हैं, हम डिस्कशन कर रहे हैं, और हम कोई, हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है इस्लाम से। मेरी कोई जाति, मोहम्मद कौन सी मेरी भैंस खोल ले गया था? मेरे को उससे क्या लेना देना है? बात ये है कि जो चीज सही है, जो इंटेलेक्चुअल डिस्कशन है, वो होना चाहिए। जो बात है वो है। आप एक्सेप्ट नहीं करते तो दिक्कत क्या है? आप हमारे में कीड़े निकाल रहे हो जिनके में कुछ नहीं है।
मतलब एक रिलीजन है, रिलीजन भी क्या है, जो एक धर्म है, उस धर्म में सिवाय परफेक्शन के आपको कुछ नहीं मिलेगा। भगवत गीता खोल लीजिए, भगवत गीता के ऊपर इस दुनिया में जितने रिसर्च पेपर लिखे गए हैं और जितनी उसकी कॉपीज बनी है और उसके ऊपर जितने अलग अलग उसके जो ट्रांसलेशन हुए हैं, उसके ऊपर जितनी जिस जिस तरीके के व्याख्यान लिखे गए हैं, और मतलब एक एक श्लोक के ऊपर एक एक किताब लिखी जा सकती है। आप हमारे को आप लेक्चर देते हो, आप हमें बताते हो कि साला हम पेगन्स हैं और हम फलाना है ढिकाना है। अब वो आप देख रहे हैं, अल्जीरिया का एक वीडियो वायरल हो रहा है कि वो 2-3 लड़के गए हुए हैं और वो अलग-अलग व्लॉगर्स हैं, एक भी नहीं है, 2-3 अलग-अलग व्लॉगर्स का वो वायरल हो रहा है कि वो सारे के सारे उनको पकड़ के बुली कर रहे हैं कि तुम हिंदू हो तो गाय की आवाज निकाल रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि तुम कन्वर्ट हो जाओ, तुम मुसलमान बन जाओ, उसको हैरेस कर रहे हैं और वो वीडियोस वायरल हो रहे हैं ट्विटर वगैरह पे। ये ग्लोबल पैंडेमिक है। ये कहते हैं ना कि जो हमारा अब्दुल है, अल्जीरिया वाला अब्दुल भी वैसा ही है, उसका भी वही काम है, क्योंकि जो सोर्स है ना वो सोर्स सेम है। नहीं, तो जो बिल्कुल, बिल्कुल। और हाँ सोर्स सोर्स, मटेरियल आप डिस्कस नहीं कर सकते, आप इस्लामोफोबिक कहलाएँगे तुरंत। हाँ अब वो, इन्होंने अपने आप अच्छी वॉल बना ली है एक डिफेंसिव वॉल, हाँ कि अगर हाँ आप एक क्या कहा था कि साहब अगर आप क्रिश्चियन हैं और बाइबल को क्रिटिसाइज़ करते हैं, अगर आप हिंदू हैं और मनुस्मृति को क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो आप इंटेलेक्चुअल कहलाएँगे। हम्म, लेकिन यदि आप मुसलमान हैं और आपने कहीं कुरान को क्रिटिसाइज़ कर दिया भूल से, तो आप सर-तन से जुदा हो जाएँगे। हाँ। और आप देखिए ना, इन्होंने बेसिकली जो जो जूस के साथ एक एंटी सेमिटिज्म वाला जो एक बुलेट प्रूफ जैकेट थी ना, कि भाई आप जूस के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, जुडाइज्म के खिलाफ नहीं बोल सकते वरना एंटी सेमाइट कहा जाएगा, तो इन्होंने उसके खिलाफ में काउंटर निकाला कि अरे हम भी अपना एक टर्म निकालते हैं, वो इस्लामोफोबिया है। कि अब इस्लाम में या इनके जो जो माल प्रैक्टिसेस हैं या जो भी इनकी प्रैक्टिस है, तो बहिश्ती और जो भी हैं ये, तो मतलब इनको जो है ना, आप अगर जैसे ही क्वेश्चन करेंगे, इनको आप जैसे ही कुछ कहेंगे, या ये आपकी गर्दन काट रहे हैं, आप कन्हैया लाल की गर्दन काटने वालों के खिलाफ आप बात करेंगे, तो ये कहेंगे कि जी ये तो इस्लामोफोबिया है, ये तो मुसलमानों को जो है कलेक्टिव पनिशमेंट की बात करते हैं, ये तो प्रोग्राम करना चाह रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ। मतलब 1 दर्जन मुसलमान कहीं मर गया तो जेनोसाइड हो गया जी, ठीक है? और गाँव के गाँव मार के साफ कर दे, वो जेनोसाइड नहीं है हिंदुओं के। वो कोई प्रोग्राम नहीं है, वो तो मतलब वो तो कम्युनल टेंशन थी एंड देयर वर लॉसेस ऑन द बोथ साइड्स। क्यों? हुँ। क्योंकि वो जो अब्दुल गर्दन काटने गया था उसके पाँव में भी मोच आ गई थी, तो नुकसान दोनों तरफ हुआ है। ठीक? सो ये ये जो इनका लॉजिक है ना, और ये एक्सेप्ट करता कौन है लॉजिक? हम ही करते हैं ना, और कौन एक्सेप्ट अच्छा, करता है? अब अंत में एक थोड़ा-सा वापस ज़रा अफ़गानिस्तान वाला डिस्कस कर लेते हैं। तो मेरी सूचना के अनुसार चित्राल तो बहुत लंबे समय से पूरी तरह से अफ़गान हाँ, तालिबान टीटीपी। के पास में है, हाँ, टीटीपी के हाँ। पास में नहीं, डायरेक्ट अफ़गान तालिबान में है। और अपर दीर, लोअर दीर, ये दोनों जो हैं, ये भी यहाँ पर भी पाकिस्तान की नहीं चलती है। तो हाँ, तो क्या मैं हम कहा था कि मान ये लें कि साहब पाकिस्तान का एक्चुअल डी फैक्टो विभाजन तो हो चुका है? हो चुका है, और मैं कह तो रहा हूँ कि वो जो टीटीपी के भी जो फाइटर्स हैं, वो पहले क्या था कि टीटीपी 100% पाकिस्तानी तालिबान थे, हुँ, 100%। अब हुँ। वैसा नहीं रह गया है। अब ठीक है, वो हाफिज गुल बहादुर ग्रुप और ये सारे आ गए, ज्वाइन कर लिया उन्होंने। लेकिन आप देखिए कि अब जो अफगान जो पश्तून हैं, वो भी बहुत लार्ज नंबर्स में आकर के इनके साथ लड़ रहे हैं यहाँ पे। और वो वो जो भी बॉर्डर एरियाज है, लोअर दीर, अपर दीर, ये जितने भी बॉर्डर से लगे हुए जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो सारे के सारे तो वो कैप्चर कर चुके हैं, तो ऑलरेडी इनका मेजोरिटी एरिया। अब आप मुझे बताइए कि जो वहां का चीफ मिनिस्टर है, वो अली अमीन गंडापुर, हुँ। अली अमीन गंडापुर ये कहता, आज उसने आज तो स्टेटमेंट नहीं दिया, उसने साल भर पहले स्टेटमेंट दिया था कि भाई मैं अपने गांव में अपनी खेत से अपनी फसल नहीं काट सकता अगर मैं टीटीपी को भत्ता ना दूं तो। ये चीफ मिनिस्टर है उस सूबे का, और उसका गांव जो है, उसका गांव पंजाब के बॉर्डर पे है, वो अफगानिस्तान के बॉर्डर पे नहीं है। हाँ, तो स्वात भी बड़े उसमें भी बहुत इन्फ्लुएंस है उनका, और स्वात तो हाँ, बिल्कुल अंदर है। वही मैं कह रहा हूं कि ये जो चीज है ना, ये इस चीज की सीरियसनेस जो है ना, वो पाकिस्तानी पंजाबी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बिकॉज वहां का जो मीडिया है वो पूरा कंट्रोल्ड है। मीडिया कंट्रोल किया हुआ है, तो मीडिया तो उनको बता नहीं रहा। सो
जो मेजोरिटी एरिया है ऑलमोस्ट 30 to 40% खैबर पख्तूनख्वा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो ऑलरेडी अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ही कंट्रोल कर रही है। पेशावर के अंदर हमले करते हुए, पेशावर के अंदर पुलिस के ऊपर फायर करते हुए तालिबान ने वीडियो रिलीज करे, टीटीपी ने अपने ऑफिशियल हैंडल से। तालिबान के आउटस्कर्ट्स में पुलिस थाने के ऊपर कब्जा किया है उन्होंने, पेशावर के जस्ट आउटस्कर्ट्स में, राजधानी है खैबर पख्तूनख्वा की। तो ये जो सारे के सारे है ना, अच्छा ये एविडेंस है, ये कोई आप डिनाई नहीं कर सकते, इन सबके वीडियो रिकॉर्ड दिए उन्होंने। थोड़ा बलूचिस्तान की भी बात कर लें, वहां क्या स्थिति? बलूचिस्तान का तो देखें, ये है कि बलोचों को इन्होंने जितनी भी कोशिश करी है आज तक सप्रेस करने की, 1948 से लेकर के आज तक तो नहीं कर पाए। और बलूचिस्तान में चीजें जो है वो पाकिस्तान के लिए वर्स्ट ही होती जाएंगी। बस थोड़ा सा ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये जो आसिम मुनीर ने जो जो नेगोशिएशन करी है 10 दिन वहां रह करके, उसमें अगर बलूचिस्तान के अंदर अगर उसको अगर कुछ डील इन्होंने सेल करी होगी कि भाई ये रिको डेक वगैरह और ये सब आकर के तुम माइनिंग करो यहाँ पे और तुम निकालो, तो जो कि मुझे लगता कम है, बिकॉज अगर वो करेंगे तो फिर चाइना वाले भड़क जाएंगे कि यार सर बलूचिस्तान को तो हम अपना वो सीपे हम वहां बना रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद कम है, लेकिन पाकिस्तानियों का तो कोई भरोसा नहीं ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। तो अब वो 10 दिन में अगर कोई डील करी होगी तब बलोचों के साथ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, वो भी डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर में ही होगी, उसके बाद नहीं होनी वो। तो अ, बलोचों के साथ वो थोड़ा 2-3 साल का टफ फेज आ सकता है अगर अगर ये नहीं हुई है डील। तो बलोच तो इनको देखे ठोकेंगे। आप अगर आपको जेन्युइनली आप देखें ना, तो एक जो जेन्युइन स्ट्रगल है जिसमें विदाउट ग्लोबल प्लेयर्स के इन्वॉल्वमेंट के, विदाउट कोई बहुत ज्यादा यूएस डॉलर्स की फंडिंग के, जो सेल्फ सस्टेन्ड इंसर्जेंसी, इकलौती जेन्युइन ऑथेंटिक इंसर्जेंसी है वो बलोचों की ही है। कि वो खुद से पिछले 1948 से लड़ रहे हैं। बाकी सारी इंसर्जेंसी संजय जी क्रिएट की गई हैं बाई वन पार्टी और अनदर, बाय फंडेड बाई वन पार्टी और अनदर। और हर जगह पे अमेरिकन फुटप्रिंट आपको मिलेगा एक्सेप्ट बलूचिस्तान। और आप देखिए कि इन्होंने अफगान तालिबान को फंड किया हुआ है, इन्होंने तहरीके तालिबान को भी पैसे इन्होंने अंडर द टेबल खिलाए हुए हैं सिक्योरिटी के लिए अपनी फोर्सेस के। इन्होंने हर किसी को मॉरल सपोर्ट दिया हुआ है, इवन आपके कश्मीरी जो आतंकवादी थे उनको भी लेट 80s में, अर्ली 90s में, क्योंकि इनको जरूरत थी वहां पे, तो कोल्ड वॉर के टाइम पे तो उन्होंने उनको भी सपोर्ट किया एक तरीके से। लेकिन इकलौती फोर्स जिसको आज तक कभी भी वेस्टर्न पावर्स ने सपोर्ट नहीं किया, उसके बावजूद वो पिछले 75-80 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं और सक्सेसफुली कर रहे हैं और हार नहीं रहे हैं, बल्कि उनकी स्ट्रेंथ दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। वो सिर्फ और सिर्फ बलोच है। और दिस इज फोर्थ और फिफ्थ वेव ऑफ इंसर्जेंसी। डू यू रियली सी कि साहब की जो जियो पॉलिटिक्स जिस तरह की है उसको देखते हुए बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान से टूट जाएगा? देखिए, मैं हमेशा ये चीज मैं बिलीव करता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा इनसे टूट जाएगा या नहीं टूट जाएगा मैटर नहीं करता। अगर इनके कंट्रोल में नहीं गया है तो टूट ही गया फिर वो। अब अगर आधे से ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा इनके कंट्रोल में ही नहीं है, वो चलाई अफगान तालिबान रहे और तहरीके तालिबान पाकिस्तान वाले रहे, तो और वहां की जनता का सपोर्ट उनके साथ है, तो ऑलरेडी वो बैटल हार चुके हैं। जो हमने प्रोग्राम के स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि बलोचों को देख करके और इनको टीटीपी वालों को देख करके वहां पे जनता जो है चीयर करती है, सपोर्ट करती है। दिस इज द एक्चुअल डिफीट ऑफ पाकिस्तानी स्टेट, कि ये इनका सबसे बड़ा जो डिफीट है वो है। और ये सूनर और लेटर संजय जी, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके लिए पता है क्या, कि बलोचों का और पश्तूनों का जो आपसी अंडरस्टैंडिंग है ना, वो बहुत तगड़ी है और आज से नहीं हमेशा से है। और पाकिस्तानी स्टेट की पिछले 75 साल से कोशिश है कि कुछ भी करके ये आपस में लड़ जाएं, कैसे भी करके इनको लड़ा दे पश्तूनों को और बलोचों को। ये वो आज तक नहीं लड़े, आज तक नहीं लड़े। कोई एक सिंगल इंसिडेंट नहीं है जहां पे तो किसी भी बात को लेकर के लड़े हो। या तो वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, ये कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, अगर कोई बात होती भी है तो आपस में बैठ के। कभी वो छोड़ देते हैं, कभी ये छोड़ देते हैं, भाई वो जमीन का मसला है, कुछ भी मसला है तो कर लेते हैं आपस में, कभी लड़े नहीं आज तक। और स्टेट ने उनका डिवीजन करके अलग अलग उनको बांट करके और जमीनों का डिस्प्यूट पेपर पे, भाई आप खुद ही आईएएस ऑफिसर हैं, आप मुझे बताइए एक डीएम अगर चाह जाए कि दो पार्टियों के बीच में हमको विवाद कराना है जमीन का, तो उसके लिए कितना आसान काम है ये। और
और ये और वो काम करना भी डीएम को नहीं, वो एसडीएम से करा लेगा बोल के। एसडीएम की जरूरत नहीं सर, पटवारी कर लेगा ये तो काम। पटवारी कर देगा। तो और आपको पता है कि जितने भी गोलियां चलती है वो 3 चीजों को लेके चलती हैं, जर जोरू जमीन। या तो पैसे को लेके चलेगी, या औरत को लेके चलेगी, या जमीन को लेके चलेगी। चौथी किसी कोई ऐसी चीज है ही नहीं दुनिया में जिसके लिए गोली चले। ठीक है, तो लोग, और उन्होंने इतनी कोशिशें की, इतने फर्जी केसेस बनाए, सब पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया बलोचों ने पश्तूनों ने आपस में बैठ करके। कहीं कोई आज तक गोली नहीं चली, कभी आज तक झगड़ा नहीं हुआ। मैं आप इमेजिन नहीं कर सकते किस किस नहीं, नहीं, लेवल पे बिल्कुल, जा। बिल्कुल। मैं तो इनका जो ये इनका अमेरिकन बलोच एसोसिएशन है, इनके रज़ाक बलोच के एक बार इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने कहा कि हमें पता है कि अंग्रेज़ों ने जो नॉर्थ वाला एरिया है, ये लोरालाई वगैरह जो है, ये हाँ, ज़ोब और लोरालाई, हाँ, ये पश्तूनों का है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इसी तरह से जो अफ़गानिस्तान का नीचे का ये हेलमंड वगैरह वाला जो एरिया है, वो हमारा है, पश्तूनों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जिस दिन रीड्रॉ होंगे बॉर्डर्स, उस दिन ये सेटल हो जाएगा। ये तो बिल्कुल। पाकिस्तान और ब्रिटेन, हमारे अंग्रेज, इन सब का किया हुआ है। तो दे आर वेरी क्लियर, दे आर वेरी क्लियर, यू आर राइट। तो बलोचों का और पश्तूनों का ऐसा कुछ है नहीं है इनके आपस में, और बलोच और पश्तून आपस में वो नॉर्थ क्वेटा, साउथ ऑफ क्वेटा, उनको सबको अच्छा, वो हिस्टोरिकली मतलब डिमार्केटेड एरियाज है, उनके पास पुराने पुराने मैप्स पड़े हुए हैं उनके घरों में। तो उनको पता है किसके पास कौन सा एरिया है। और वो लिंग्विस्टिकली आप देखें ना कि ये जो मरी फैमिली है, अ, खैरबख्श नवाब खैरबख्श मरी के जो बच्चे थे, वो कहाँ-कहाँ पैदा हुए हैं? बलूचिस्तान में तो मेरे ख्याल से शायद तो कोई कोई भी नहीं पैदा हुआ। बालाश मरी था, हरब्यार मरी है, और अभी जो मेहरान मरी है। तो आप देखें तो मेरे ख्याल से मेहरान तो शायद पैदा ही वहाँ अफ़गानिस्तान में हुआ। और खुद खैरबख्श मरी मेजॉरिटी ऑफ अपनी लाइफ तो उन्होंने अफ़गानिस्तान में गुज़ारी ना, बाद में वो रशिया वगैरह गए, वो बात की बात है। बट मेजॉरिटी लाइफ वहीं अफ़गानिस्तान में गुज़ारी। खुद बालाच कहाँ मरा? बालाच अफ़गानिस्तान में मरा। तो उनका हिस्टोरिकली मतलब वो उनके घर बने हुए हैं, उनके खेत हैं वहाँ पे, उनकी ज़मीनें हैं, उनकी रियासतें हैं वहाँ पे। तो आइए आज की इस चर्चा को विराम देते हैं यहीं पर। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। वैभव जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय धन्यवाद। हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।